नमस्कार, मैं प्रतापेंद्र चौधरी। साथियों, यह बेबाक न्यूज चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नमस्कार, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी बड़ी खबरें जो आपके भविष्य और आपकी आर्थिक सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई हैं। अगर आप ईपीएफ पेंशन पाने वाले हैं या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कई दिनों से पेंशन को लेकर जो चर्चाएं हो रही थीं, अब वे चर्चाएं एक नए मोड़ पर आ गई हैं। आज हम बात करेंगे उस संसदीय समिति की रिपोर्ट की जिसने 1,000 रुपए मासिक पेंशन को अपर्याप्त बताते हुए इसे तत्काल बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी सौगात की भी चर्चा करेंगे, जहां अब रिटायरमेंट के बाद मूल वेतन का 50% तक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हर उस बात को विस्तार से समझाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर पेंशन बढ़ाने की मांग कितनी पुरानी है, समिति ने क्या कहा है और सरकारी कर्मचारियों के लिए आई इस नई पेंशन योजना का फायदा किसे और कैसे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों और परिचितों तक जरूर पहुंचाएं जो पेंशन से जुड़ी सटीक और तथ्यात्मक जानकारी चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस अहम मुद्दे की जो देश भर में करीब 70 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन धारियों से जुड़ा है। आपने अक्सर सुना होगा कि ईपीएफ से जो पेंशन मिलती है वह फिलहाल न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह है, लेकिन क्या यह राशि आज के दौर में किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त है? यह सवाल अब संसद की एक स्थायी समिति ने भी उठा दिया है। समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 1,000 रुपए महीने की पेंशन से सम्मान पूर्वक जीवन जीना संभव नहीं है। यह राशि इतनी कम है कि बुनियादी जरूरतें, दवा, इलाज और घर का खर्च भी इससे नहीं चल पाता। ये सिफारिशें उस समय आई हैं जब देश भर में ईपीएस 95 पेंशनधारी लगातार अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे। आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों पेंशनधारियों ने 3 दिनों तक धरना दिया था। उनकी मुख्य मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। अब जब संसद की समिति ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है तो यह उम्मीद बंधी है कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह समिति क्या है और इसने क्या कहा है। दोस्तों, यह समिति वस्त्र एवं श्रम कौशल विकास से जुड़ी संसदीय समिति है। इस समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट, जो कि अनुदान मांगों से संबंधित है, में यह बात रखी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि महंगाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पेंशन की दरें वर्षों से स्थिर है। इस स्थिति में बुजुर्ग पेंशनधारियों, खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए गुजर बसर करना अत्यंत कठिन हो गया है। समिति के सामने कई पेंशनधारियों ने यह शिकायत रखी कि 1,000 रुपए में न सिर्फ खाने पीने का खर्च बल्कि दवाइयों और अन्य अनिवार्य खर्चों को पूरा करना लगभग असंभव है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक संख्यात्मक वृद्धि का नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है तो उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। यही कारण है कि समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सलाह दी है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की तुरंत व्यापक समीक्षा की जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में सरकार पहले से ही इस योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईपीएफ के सक्रिय सदस्यों से 1.16% का अंशदान लिया जाता है और इसके अलावा केंद्र सरकार से बजटीय समर्थन भी दिया जाता है ताकि न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की जा सके। लेकिन समिति का मानना है कि बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्चों में हुई वृद्धि और दैनिक जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि अब पूरी तरह से अपर्याप्त हो चुकी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिरता का सवाल है। समिति ने सरकार से यह भी कहा है कि वह इस योजना के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने के विकल्पों पर विचार करे ताकि पेंशनधारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान की जा सके। यह सिफारिश बेहद अहम है क्योंकि इससे साफ है कि समिति केवल पेंशन बढ़ाने की बात ही नहीं कर रही बल्कि उसके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पर भी ध्यान दे रही है। दोस्तों, यह रिपोर्ट उस समय आई है जब देश में मुद्रास्फीति का दबाव लगातार बना हुआ है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में आई वृद्धि ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला है और ऐसे में निश्चित पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर भी बात की गई है और वह है ठेका श्रमिकों का मुद्दा। समिति ने पाया कि बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक ऐसे हैं जो नियमित कर्मचारियों के समान काम करते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या उन्हें मुआवजे की आवश्यकता होती है तो उन्हें भुगतान में
लंबी देरी का सामना करना पड़ता है। समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे श्रमिकों को ईपीएफ या ईएसआई जैसी योजनाओं के तहत समय पर कवर किया जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसी प्रणाली विकसित करें जो इन नियमों के पालन की निगरानी कर सके और समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सके। अब जरा सोचिए दोस्तों, यह रिपोर्ट कितनी व्यापक है। एक तरफ यह न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ठेका श्रमिकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। यह एक तरफ जो बात कर दिए, देखे तोड़ा बात कर दिए, क्षमा पर देश विदेश तो बात कर दिए, तोड़ा बात कर दिए, उनने बात कर दिए, दर्शाता है कि संसदीय समिति ने श्रमिकों और पेंशनधारियों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार की हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ईपीएफ पेंशन को लेकर सरकार को एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। लाखों करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों की उम्मीदें इस सिफारिश से जुड़ गई हैं और अब सबकी निगाहें श्रम मंत्रालय की ओर हैं कि वह इस पर क्या कार्रवाई करता है। तो दोस्तों, यह थी पहली बड़ी खबर जो ईपीएफ पेंशन से जुड़ी है। अब हम दूसरी उतनी ही बड़ी और शानदार खबर की ओर बढ़ते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। यह खबर खासतौर पर उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होगा और सरकार ने इसी मौके पर अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से राज्य के कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने एक नई योजना का विकल्प पेश किया है जो पुरानी और नई दोनों प्रणालियों के बीच का एक संतुलित मॉडल है। इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले मूल वेतन का अधिकतम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब कोई कर्मचारी 30-40 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि उसे इतनी नियमित आय मिले कि वह अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। 50% मूल वेतन की पेंशन एक सुरक्षित आय का भरोसा देती है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन मान के आधार पर तय की जाएगी और इसके अलावा महंगाई राहत भत्ता भी दिया जाएगा। महंगाई राहत भत्ता समय समय पर बढ़ती महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाता है, जिससे पेंशन का मूल्य समय के साथ कम नहीं होता। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें हैं। दोस्तों, सरकार ने यहां पर कर्मचारियों को पूरा लचीलापन दिया है। आने वाले समय में सेवा में प्रवेश करने वाले सभी नए कर्मचारियों के पास दो विकल्प होंगे। वे या तो इस नई निश्चित पेंशन योजना को चुन सकते हैं या फिर वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत बने रह सकते हैं। यह विकल्प उन्हें अपनी इच्छा और भविष्य की वित्तीय योजनाओं के अनुसार निर्णय लेने का अवसर देता है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जो कर्मचारी पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नामांकित हैं, उन्हें भी इस नई योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। यानी पुराने कर्मचारी भी अगर चाहें तो इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते वे इसके लिए आवेदन करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। लेकिन दोस्तों, अधिकतम 50% पेंशन पाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। कर्मचारी को कम से कम 30 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। यह एक मानक प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि जिन्होंने लंबी अवधि तक सरकार की सेवा की है उन्हें अधिकतम लाभ मिले। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 30 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि उसी अनुपात में निर्धारित की जाएगी जो उनके योगदान और सेवा अवधि के आधार पर तय होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश जैसे कि अंशदान की दरें, पात्रता की शर्तें और अन्य प्रक्रियात्मक पहलू अलग से जारी किए जाएंगे। इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आधिकारिक दिशा निर्देशों का अध्ययन करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। दोस्तों, केरल सरकार के इस फैसले को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह देश की अन्य राज्य सरकारों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। पिछले कुछ समय से कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी दबाव था। कुछ राज्यों ने तो पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू भी कर दिया था, लेकिन वित्तीय दृष्टिकोण से यह हमेशा एक चुनौतीपूर्ण निर्णय होता है। ऐसे में केरल सरकार ने जो संतुलित विकल्प पेश किया है वह न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि सरकार के वित्तीय संसाधनों पर भी अनियंत्रित बोझ नहीं डालता। यह दोहरा लाभ है। इस नई योजना में सबसे सराहनीय बात यह है कि इसमें कर्मचारियों को विकल्प देने का प्रावधान किया गया है। हर कार के लिए कर्मचारियों को 5 पैसा हर कार के पास रहा करता है कि राजीनामा मुद्रियादाता करते हैं। कर्मचारी की वित्तीय आवश्यकताएं और जोखिम सहनशीलता अलग अलग होती है। कुछ कर्मचारी निश्चित और गारंटेड आय पसंद करते हैं तो कुछ बाजार से जुड़े रिटर्न के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने
रहना चाह सकते हैं। सरकार ने इस विविधता को समझा और कर्मचारियों को खुद निर्णय लेने की आजादी दी। यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बेहद सराहनीय है। अब जरा इसके व्यावहारिक पहलू पर भी विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक कर्मचारी का सेवानिवृत्ति पर मूल वेतन 50,000 रुपए है, तो इस योजना के तहत उसे अधिकतम 25,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा महंगाई राहत भत्ता अलग से मिलेगा, जो समय समय पर बढ़ता रहेगा। इस प्रकार एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और बढ़ती हुई आय मिलती रहेगी, जिससे वह न केवल अपने खर्चों को पूरा कर सकता है, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यही कारण है कि इस फैसले को कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।